हेलो एवरीवन, वेलकम टू एयूटैप। माय नेम इज़ मेघा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की जो आईबीएफ मैकमिलन की बुक है। उसमें हर चैप्टर के एंड में जो एमसीक्यूज दिए होते हैं ना, वो मॉड्यूल बी के आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जो आपकी बुक है ना आईबीएफ मैकमिलन, वो आपका बेसिक सोर्स है और उसमें जो एमसीक्यूज दिए हैं ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डायरेक्टली वहीं से आपको क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो टोटल आज 84 के अराउंड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो 80 प्लस हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। और बाकी आपको कोई बाद में भी डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट फ्री सोर्सेज मिलेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा ई बुक्स का, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन ई बुक्स में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मई 23 से लेके नवंबर 25 तक के साथ आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सके। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ये बुक के क्वेश्चंस है, तो लॉट ऑफ टाइम्स आई सी पीपल कंप्लेनिंग कि ये डिफिकल्ट नहीं है, एग्जाम के हिसाब से नहीं है। सी यही स्टेटमेंट्स, इसके अराउंड की स्टेटमेंट्स पेपर में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो अगर आपको 1 घंटा लगा के एक पूरा मॉड्यूल के बुक के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, सो आई थिंक यू शुड नॉट लेट इट गो। ठीक है, ए मॉड्यूल के क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं ऑन दी यूट्यूब चैनल ऑफ एडुटैप। बाकी सब्जेक्ट्स की भी जो वीडियोज़ हैं, उदय सीरीज़ जो है ये अवेलेबल है। ठीक है, तो ये उदय सीरीज का पार्ट है सब कुछ। चलिए, तो आज अब पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिविजुअल बोरोवर्स आर गवर्न्ड अंडर विच एक्ट? जो इंडिविजुअल बोरर्स होते हैं ना, आपको मुझे अगर लोन लेना है तो वो किसके अंडर गवर्न होगा? पार्टनरशिप एक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहली बात तो ऐसा कोई एक्ट नहीं है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है पूरा नाम, लेकिन वो पार्टनरशिप के लिए है। एलएलपी भी एलएलपी के लिए होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे सही आंसर है। तो जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं या जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होते हैं, उनके जो लोन्स हैं दे आर गवर्न्ड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर नॉट ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल, सॉवरन, सिक्योरिटी, नेगोशिएबल। देखो, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं दे आर ट्रांसफरेबल। मेरे पास है, मैं आपको ट्रांसफर कर सकती हूँ, आप वो किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो। तो जो फ्रीली पब्लिक कंपनीज के, लिमिटेड कंपनीज के जो शेयर ट्रांसफर होते हैं ना, वही पब्लिक कंपनीज का मेन फीचर है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कैश क्रेडिट फैसिलिटी इज अ फंड बेस्ड फैसिलिटी, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी, बोथ फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी। देखो, एक तो मैं आपको बता दूं, आपके पेपर में ना ए बी सी डी ऐसे 4 ऑप्शंस आते हैं, लेकिन बुक में कहीं पे 2 ऑप्शंस भी दिए हैं, 4 भी दिए हैं, 5 भी दिए हैं। लेकिन आपको स्टैंडर्ड याद रखना है कि 4 ऑप्शंस ही आते हैं। तो कैश क्रेडिट फैसिलिटी में क्या होता है कि एक तरीके का लोन मिलता है मुझे बैंक से, यानी कि मुझे पैसा मिल रहा है, यानी कि फंड मिलेगा। तो ये फंड बेस्ड फैसिलिटी होती है कैश क्रेडिट फैसिलिटी। अब देखो, बैंक मेरी तरफ से कोई गारंटी दे रहा है तो इमीडिएटली बैंक को कोई पैसा तो नहीं देना पड़ रहा ना। तो वो होती है नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी, जहाँ पे इमीडिएटली कोई पैसा का डिस्पर्समेंट नहीं होता है। तो कैश क्रेडिट फैसिलिटी में तो आपको मिलता है बैंक से फंड्स, तो वो फंड बेस्ड फैसिलिटी है। अगला है वर्किंग कैपिटल मीन्स requirements for the day-to-day transactions, excess of current liabilities over current assets, fixed assets minus current assets, या फिर none of the above। तो वर्किंग कैपिटल आपका वो होता है जो आपको पैसा रिक्वायर्ड होता है आपके डेली के जो ट्रांजेक्शन्स है। अगर मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, मुझे लोगों को रोज वेजेस पे करनी है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वो पे करना है, रेंट वगैरह पे करने हैं, तो अपने बिजनेस को चलाए रहने के लिए जो रोजमर्रा के खर्चे हैं ना, वो आपकी वर्किंग कैपिटल है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी इज मेंट फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट, बोथ ए एंड बी, ठीक है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी आप चाहे यूज कर लो वर्किंग कैपिटल के लिए, चाहे कैपिटल गुड्स के लिए, दोनों के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, अगर आपको कोई गारंटीज चाहिए, कोई बिल्स पे कोई गारंटीज चाहिए, तो वहां पे जहां पे इमीडिएटली पैसा नहीं दे रहा बैंक आपको, लेकिन फ्यूचर में रिक्वायरमेंट पड़ने पे पैसे की जरूरत हो सकती है, पैसा दिया जा सकता है, इमीडिएट नहीं है लेकिन दिया जा सकता है। जैसे बैंक जब लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है आपकी तरफ से, तो इमीडिएटली कोई पैसे तो नहीं दे रहा, लेकिन फ्यूचर की गारंटी दे रहा है, तो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी होती है। तो चाहे आपको वर्किंग कैपिटल के लिए इसकी जरूरत हो, चाहे आपको कोई कैपिटल गुड्स के लिए जरूरत हो, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी दोनों के लिए हो सकती है। अगला है, इन बैंकर्स पैरलांस क्रेडिट रिस्क इन लेंडिंग रेफर्स टू। तो क्रेडिट रिस्क लोन में क्या होता है,
कि हो सकता है ना कि कई बार जो इंसान है सामने वाला वो पेमेंट ना करे, डिफॉल्ट कर दे, तो वो क्रेडिट रिस्क होता है। तो ए करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है? नेट वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स में से जब हम करंट लाइबिलिटीज माइनस कर देते हैं तो वो नेट वर्किंग कैपिटल है। अब नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव भी हो सकती है, अगर प्लस में आंसर आ रहा है। अगर करंट एसेट 100 रुपए की है, करंट लाइबिलिटी 20 रुपए की है, तो करंट लाइबिलिटी 80 रुपए की है, तो 20 रुपए की नेट वर्किंग कैपिटल होगी, तो वो पॉजिटिव हो गई। अगर ऐसा होता कि करंट एसेट 80 रुपए की है और लाइबिलिटी 100 रुपए की है करंट लाइबिलिटीज, तो -20 होता आपका, तो ये नेगेटिव वर्किंग कैपिटल होता, नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल होता। ठीक है। चलिए, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल? अब मुझे वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, तो मैं चाहे ट्रेड क्रेडिट हो, है ना, चाहे अनसिक्योर्ड लोन ले लूँ, चाहे अपना डिपॉजिट यूज़ कर लूँ, चाहे बैंक से बोरो कर लूँ, चाहे एडवांस पेमेंट लेना देना कर लूँ, चाहे मेरी जो नेट वर्किंग कैपिटल है, यानी कि अगर मेरी करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा है, यानी कि मेरे पास एक्स्ट्रा करंट एसेट्स हैं, उस पैसे को यूज़ करके भी मैं वर्किंग कैपिटल चला सकती हूँ अपना काम अभी। तो ये सारी ही चीज़ें मेरे सोर्सेज है वर्किंग कैपिटल के। मुझे अपना बिजनेस चलाना है, हो सकता है मेरे पास एसेट्स एक्स्ट्रा पड़ी हो, मेरे पास बैंक से पैसा ले लूँ, मैं किसी से लोन ले लूँ, मेरे अपने डिपॉजिट यूज़ कर लूँ। ठीक है। अगला है टर्म लोन मीन्स कौन से लोन्स? पेबल ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year to 10 years, रीपेबल इन इंस्टॉलमेंट्स ओवर अ पीरियड, यूटिलाइज्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव होगा। टर्म लोन यानी कि तो लंबे समय का लोन होता है, 1 साल से लेके 10 साल तक का, 3 साल का, 5 साल का लोन हो सकता है। और जब आप टर्म लोन लेते हो ना, तो आप किस्तों में पेमेंट करते हो कि हर महीने की या क्वार्टरली किस्त बांध ली, ये होता है। प्लस ज़्यादातर कैपिटल जो आपका एक्सपेंडिचर होता है, आपको कोई लॉन्ग टर्म एसेट खरीदनी होती है ना, तब आप टर्म लोन लेते हो। रोज के खर्चे चलाने के लिए आप टर्म लोन अवॉइड करोगे। ठीक है, तो डी करेक्ट आंसर है। अगला है कैश बजट के क्या एडवांटेजेस हैं? बोरोअर हैज to plan the cash requirements, bankers can spot a danger signal quickly, bankers can plan his resources to meet his credit requirements। तो सारे ही अगर आप कैश का बजट बना के चलते हो, आपको पता होगा कब आपको रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे डेंजर हो सकता है कि कैश कम होगा और रिक्वायरमेंट होगी, तो पहले से ही प्लान कर लूँ, है ना। मेरी कोई रिक्वायरमेंट है क्रेडिट की, तो मैं पहले से ही प्लान कर लूँ, कैश बजट पहले ही बना के चलूँ कि कब मेरे पास कैश होगा, नहीं होगा, कहाँ मुझे बोरो करना पड़ेगा। तो कैश बजट के ये सारे एडवांटेजेस है कि यू आर लाइक रेडी बिफोर हैंड। ओके। उसके बाद है हु डिटर्मिन्स द MCLR? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, RBI, बैंक देमसेल्व्स, NABARD। ये बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। जो MCLR होता है, ठीक है, वो बैंक खुद से डिफाइन करता है। देखो, आपको RBI ने, एक गवर्नमेंट ने एक ओवरऑल आइडिया दे दिया बैंक्स को कि देखो ऐसे तुम्हें इसको कैलकुलेट करना है। हर बैंक अपने कैलकुलेशंस करता है, हर बैंक का 10 और प्रीमियम डिफरेंट है, हर बैंक का बेस डिफरेंट होगा, तो हर बैंक अपने आप कैलकुलेट करता है। क्राइटेरिया इज सिमिलर, बट अपना MCLR जो डिसाइड करके बैंक बताता है खुद। ठीक है। चलिए, RBI हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड प्रूडेंशियल सीलिंग्स फॉर एक्सपोजर ऑफ बैंक्स टू। देखो, बैंक्स ना कहीं भी लोन देते हैं, फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी देते हैं, तो बैंक का ना रिस्क एक्सपोजर होता है। तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे रिस्क एक्सपोजर पे लिमिट लगा दी गई कि भाई इस एरिया में तुम इससे ज़्यादा एक्सपोजर नहीं ले सकते। कहते कौन सा एरिया है जहां पे ऐसा एक्सपोजर वाली लिमिट नहीं है कोई भी? व्हीकल लोन्स पे, NBFCs पे, कैपिटल मार्केट पे, रियल एस्टेट पे। देखो, व्हीकल लोन्स को बैंक को कोई नहीं बोल रहा कि तुम मैक्सिमम 5% ही दे सकते हो लोन्स, देन 10% ही दे सकते हो, उस पर कोई लिमिट नहीं लगाई कि कितना दे सकते हैं। लेकिन NBFCs को कितना लोन देना है, कैपिटल मार्केट में कितना इन्वेस्ट करना है, रियल एस्टेट में कितना इन्वेस्ट करना है, इस सब पे बैंक्स पे लिमिट लगाया गया है, एक्सपोजर के नॉर्म्स हैं। तो ए करेक्ट आंसर है कि इस पे कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। अगला है फ्रीक्वेंसी ऑफ लोन रिव्यू डिपेंड्स अपॉन। अगर मैंने आपके बैंक से लोन लिया, आप मेरे लोन का रिव्यू करते रहोगे बार बार, लेकिन वो कितना फ्रीक्वेंटली करोगी किस पे डिपेंड करेगा? लोन अमाउंट पे, एक्टिविटी ऑफ द बोरोवर पे, कंस्टिट्यूशन ऑफ द बोरोवर पे, या फिर रिस्क लेवल पे। तो ऑब्वियसली रिस्क लेवल पे। अगर बहुत हाई रिस्क वाला लोन है तो बहुत फ्रीक्वेंटली लोन रिव्यू करना पड़ता है। अगर ऐसा कि छोटा लोन है, ज़्यादा रिस्क नहीं है लोन में, ऐसी एक्टिविटी के लिए ज़्यादा रिस्क नहीं है, तो वहाँ पे फिर जो है ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिव्यू नहीं होगा। रिस्क कितना इन्वॉल्व है उस पर डिपेंड करता है कितना रिव्यू होगा।
अगला है इफ द लोन कॉवेनेंट्स आर नॉट ऑब्जर्व्ड बाय द बोरोवर्स इट इज कॉल्ड अ वायलेशन, अ डिफॉल्ट, अ ब्रीच, अ नॉन कंप्लायंस। ठीक है, अगर जो भी लोन के जो शर्तें हैं, लोन की वापसी की शर्तें हैं, अगर बैंक जो बोल रहा है वो बोरोवर फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे हम इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, कि जो लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस है कस्टमर नहीं मान रहा तो इट्स अ डिफॉल्ट। अगला है फॉर एजुकेशन लोन अप टू 3 लाख द मार्जिन अमाउंट इज नील। 4 लाख तक का अगर आप एजुकेशन लोन लेते हो तो उन लोन्स में बैंक कोई भी मार्जिन नहीं रखता है, तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, द नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड वाइल एडवांसिंग अगेंस्ट LIC पॉलिसी। अगर मेरे पास LIC पॉलिसी है ना तो मैं उसको गिरवी रख के लोन ले सकती हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी पॉलिसी बैंक को असाइन कर दूंगी। असाइनमेंट में होता है कि आप अपना कोई हक किसी और को दे रहे हो। ठीक है, मेरा किसी से उधार चल रहा है, मतलब उससे मैंने लेने हैं पैसे, तो मेरा हक है सामने वाले से 25,000 रुपए लेने का। मेरा वो जो 25,000 लेने का हक है, वो अगर वो हक मैं आपको दे दूं तो ये असाइनमेंट होता है। तो LIC पॉलिसी में क्या होगा कि मान लो कि इतना अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी फैमिली को पैसा मिलेगा, या इतने सालों बाद जो है मुझे पैसा मिलेगा। तो वो जो हक है इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेने का, अगर मैं बैंक को दे दूं कि तुम मुझे लोन दे दो, मैं ये हक तुम्हें ट्रांसफर कर रही हूं, तो वो असाइनमेंट होती है। ठीक है, तो ए करेक्ट आंसर है। अगला है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स हैज बीन डिफाइंड अंडर। देखो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे डिफाइन होता है कि ये टाइटल, ओनरशिप आपके पास है गुड्स की। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स कहाँ डिफाइन किया गया है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइन किया गया है, तो डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए, इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन 19 सब सेक्शन 2 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 नो बैंकिंग कंपनी शैल होल्ड शेयर्स इन एनी कंपनी वेदर एज अ प्लेजी, मॉर्टगेजी, एब्सोल्यूट ओनर of an amount exceeding 30% of the paid up share capital of the company or 30% of what, whichever is less। ठीक है, अब देखो अगर एक बैंक है ना, उस पर लिमिट लगाई जाती है कि देखो भाई अगर तुम किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हो, चाहे प्लेजी के तौर पे, मॉर्टगेजी के तौर पे, चाहे ओन करते हो, तुम 30% उस कंपनी का, पहले तो उस कंपनी का पेड अप शेयर निकालो। मान लो कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, तो उसका 30% कितना हो गया? 30 करोड़। ठीक है, कहते दूसरा देखो अपना खुद का पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स देखो। मान लो बैंक का खुद का पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व्स कितना है? 120 करोड़ का है। ठीक है, तो इसका 30% कितना हुआ? 36 करोड़। 30 और 36 में से छोटा क्या है? 30 करोड़। तो ये बैंक का 30 करोड़ मैक्सिमम एक्सपोजर हो सकता है टू दैट कंपनी। ठीक है, इवन चाहे डीमैट फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में अगर आप कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हो तो ये 30% वाला लिमिट है। तो 30% ऑफ दैट कंपनी एंड 30% बैंक के खुद के कैपिटल और रिजर्व्स का होता है। ये विच एवर इज लेस, तो 30 करोड़ लेस तो वो। ठीक है, 30%। अगला है लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एंड PSU बॉन्ड्स टू इंडिविजुअल्स शैल नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ डैश पर इंडिविजुअल बोरोवर इफ द सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। अगर आप किसी को लोन देते हो, बैंक लोन देता है शेयर्स के अगेंस्ट, डिवेंचर्स के अगेंस्ट, बॉन्ड्स के अगेंस्ट देता है, तो पर इंडिविजुअल बोरोवर 20 लाख रुपए का लिमिट है। ठीक है, अगर डीमैट फॉर्म में शेयर्स हैं तो 20 लाख रुपए तक के शेयर्स के अगेंस्ट, डिवेंचर्स, बॉन्ड शेयर्स के अगेंस्ट लोन लिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद लोन अगेंस्ट माइनस टर्म डिपॉजिट। अगर एक 16 साल का बच्चा है, माइनर है, उसके नाम पे अगर FD है तो उसके अगेंस्ट क्या लोन लिया जा सकता है? यस, लोन लिया जा सकता है अगर उस माइनर की नेसेसिटीज के लिए लोन लिया जाता है। ठीक है, ये 14 साल वाला कोई लिमिट नहीं है, ऐसा कि किसी भी सर्कमस्टांस में मिल जाए, ऐसा नहीं होता। कोर्ट परमिशन वाली बात नहीं होती है। अगर माइनर की नेसेसिटीज के लिए लोन लेना है तो माइनर के FD वगैरह के अगेंस्ट लोन लिया जा सकता है। ठीक है, अगला है LTV रेशो in case of loan against gold jewelry is dash for loans up to 2.5 lakh rupees।
ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात तो डी आएगा। 85% थे, कोई रूल्स चेंज हुए थे, तो अगर आप 2.5 लाख तक का गोल्ड के अगेंस्ट लोन देते हो तो एलटीवी रेशो होता है 85%। 2.5 से लेके 5 लाख तक का लोन पे 80% का एलटीवी रेशो है, और 5 लाख से ऊपर के लोन पे 75% एलटीवी रेशो, लोन टू वैल्यू रेशो। ठीक है, ये नया आया है, तो यहाँ पे डी 85% जो है करेक्ट आंसर है। अगला है द यूजुअल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज बाय द वे ऑफ। देखो, अगर आपको मैं बोलती हूँ कि आप ना मेरा ये लैंड सेल करवा दो, आप मेरे रिप्रेजेंटेटिव बनो, मैं आपको अपना एजेंट बना रही हूँ, मेरे बिहाफ पे आप काम करोगे, मैं प्रिंसिपल हूँ, आप एजेंट हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है, ये ज्यादातर पावर ऑफ अटर्नी के फॉर्म में होता है कि मैंने आपको पावर ऑफ अटर्नी दे दी कि आप मेरे बिहाफ पे वो लैंड की डीलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ए करेक्ट आंसर है। अगला है द पॉनी कैन सेल द गुड्स इफ द पॉनर फेल्स टू पे। देखो, पॉनर पॉनी कहाँ पे होता है? प्लेज में होता है। प्लेज में क्या होता है कि आप से मैंने लोन लेना है आपके बैंक से, तो मैं अपना गोल्ड गिरवी रख रही हूँ, तो गोल्ड फिजिकली आपकी पोजेशन में रह रहा है। ठीक है, या मान लो कोई गुड्स है मेरे, मैंने आपकी पोजेशन में दे दिए, उन गुड्स के बदले में मैंने लोन ले लिया। ठीक है, अब मैंने लोन नहीं चुकाया, तो मैं हूं पॉनर, आप है पॉनी। ठीक है, तो अब अगर मैं लोन ना चुकाऊं तो क्या एज अ पॉनी आप या आपका बैंक मेरे गुड्स को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकता है? तो ऐसा होता है, यस, तभी तो फायदा है प्लेज करने का। ठीक है, अगला है द बेली कैन कीप द गुड्स बेल्ड टू हिम एंड ही नीड नॉट रिटर्न द सेम टू द बेलर। तो ये फॉल्स है। देखो, अगर मान लो मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मैं ना 2 महीने के लिए बाहर हूँ, ये मेरा सामान तुम संभाल के रखना, ठीक है, और जब मैं वापस आ जाऊंगी तो मुझे ये 30 अप्रैल को तुम ये सामान वापस दे देना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, मैं बेलर हूं, आप बेलियो, मैंने आपको सामान संभालने के लिए दिए। ठीक है, तो जब मैं वापस आ जाऊंगी 30 अप्रैल को, आपको मुझे सामान वापस करना है, ये जरूरी होता है, रिटर्न करना जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको ओनरशिप नहीं ट्रांसफर करी है। ठीक है, तो ये फॉल्स है ये वाला स्टेटमेंट। अगला है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 अ चार्ज इंक्लूड्स अ मॉर्टगेज, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट। देखो, कंपनीज एक्ट में अगर अब मान लो कि एक जियो कंपनी है, वो अपना लैंड गिरवी रखती है, ठीक है, उसके बदले में लोन लेती है, तो लैंड पे बैंक ने चार्ज क्रिएट कर दिया, चार्ज का नेचर क्या है? मॉर्टगेज है। ठीक है, तो ए करेक्ट आंसर है। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये चार्ज के अंदर नहीं आते हैं, तो मॉर्टगेज करेक्ट आंसर है। हाइपोथिकेशन इज एन इम्प्लाइड pledge in cases where delivery of goods is given, constructive possession of obligation is given, constructive possession of goods is given। ठीक है, तो देखो, प्लेज में क्या होता है कि मैं एक्चुअली अपने गुड्स आपके पास रखूंगी फिजिकली, तो प्लेज क्रिएट होता है। हाइपोथिकेशन में क्या होता है कि मान लो मुझे अपनी गाड़ी के अगेंस्ट लोन चाहिए, तो गाड़ी तो मेरी पोजेशन में ही रह रही है, ठीक है, लेकिन लोन आपने मुझे दे दिया, अगर मैं लोन नहीं चुकाऊंगी तो फिर आप मेरी गाड़ी जब्त कर सकते हो। तो एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है, फिजिकल पोजेशन आपके पास नहीं है, और अगर मैं लोन नहीं चुकाती हूं तो फिर आप वो गाड़ी का फिजिकल पोजेशन भी ले सकते हो। ठीक है, तो हाइपोथिकेशन में इवन ये भी क्लॉज होता है कि अगर बैंक को रिस्क लगता है तो बैंक हाइपोथिकेशन को प्लेज में, फुल प्लेज में भी कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन मैंने आपको दे दी अपनी गाड़ी की, जिसके बदले में मुझे लोन मिल गया। चलिए, अगला है सिंपल मॉर्टगेज कैसे क्रिएट होती है? अनरिटन प्रॉमिस होता है, ओरल असेंट होता है, ओरल अग्रीमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग होता है। तो जो सिंपल मॉर्टगेज होता है वो कैसे क्रिएट होता है? अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू मॉर्टगेज क्रिएट होता है। ठीक है, मॉर्टगेज नॉन मूवेबल जो प्रॉपर्टी होती है ना, उस पर क्रिएट होता है आपका। अगला है एज पर द स्टैम्प एक्ट अ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन इंडिया शैल बी स्टैम्प्ड ओनली बिफोर एग्जीक्यूशन एट एनी टाइम बिफोर फाइलिंग द सूट विद इन 30 days आफ्टर एग्जीक्यूशन, बिफोर और एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। तो स्टैम्प एक्ट बोलता है कि इंडिया में अगर कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करना है तो उसकी स्टैंपिंग कब करनी है? या तो वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने से पहले या एग्जीक्यूट करते समय पे डॉक्यूमेंट का स्टैंपिंग होना जरूरी है। तो डी करेक्ट आंसर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, गलत कौन सी है? द कोर्ट कैन कंडोन डिले इन फाइलिंग सूट एज पर सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। तो जाने नहीं दे सकता, कंडोन होता है जाने दो। तो अगर आप लिमिटेशन एक्ट में सूट, जो इनिशियल सूट ही फाइल करने में अगर डिले करते हैं तो कोर्ट उसे कंडोन नहीं कर सकता। हाँ, आपको अपील फाइल करनी है, कुछ एप्लीकेशंस में आपका डिले है, तो आपको बैंक, आपको जो कोर्ट है टाइम दे सकता है। अदरवाइज नॉर्मली कोर्ट जो है आपका एक टाइम होता है
एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आपको कोई भी केस फाइल करना होता है। अगर आप उसमें डिले करते हैं तो फिर कोर्ट कंडोन नहीं कर सकता। हाँ, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अलग बात है, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि अपने सूट फाइल करने में देर कर दिया तो कोर्ट बोले कोई बात नहीं, लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल होता है। ठीक है, एन अग्रीमेंट इज नॉट स्टैम्प्ड बिफोर और एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन इन इंडिया, द डिफेक्ट कैन बी क्योर्ड बाय पेइंग पेनल्टी। अगर कोई एग्रीमेंट की स्टैंपिंग नहीं हुई है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन तो बाद में पेनल्टीज पे करके उस डिफेक्ट को ठीक किया जा सकता है। ये सही है बिल्कुल। व्हेन द बोरोवर एक्नॉलेजेस द डेट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द लिमिटेशन पीरियड, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज एक्सटेंडेड बाय वन मोर पीरियड। मान लो मैंने आपके बैंक से लोन लिया था, ठीक है, और मैंने आपको लोन नहीं चुकाया तो आप मेरे खिलाफ केस करने वाले हैं। ठीक है, और केस करने में भी एक लिमिटेशन पीरियड होता है कि ये लिमिटेशन पीरियड है, इसके अंदर अंदर केस कर दो, नहीं तो फिर केस नहीं फाइल होगा। ठीक है, मान लो आप ना 2 दिन बाद लिमिटेशन पीरियड खत्म होने वाला है, आप 2 दिन के अंदर अंदर केस फाइल कर सकते हो। लेकिन आज अगर मैं रिटर्न में आपको लिख के दे दूं कि देखो जी आई एक्नॉलेज कि मैंने आपको पैसे देने हैं, मैं डेट अगर एक्नॉलेज कर लूं तो जिस दिन मैं डेट एक्नॉलेज कर लूं रिटर्न में तो लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, लिमिटेशन पीरियड बढ़ जाता है। अगला है, इफ द बोरोवर मेक्स पार्ट पेमेंट इन द लोन अकाउंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सटेंडेड बाय वन मोर पीरियड। और इसमें ये भी, एक तो पिछले पॉइंट में क्या था कि मैंने रिटर्न एक्नॉलेजमेंट दे दिया कि हाँ भाई मेरे को तुम्हें लोन देना है, तो लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड हो गया। या फिर लिमिटेशन पीरियड एंड होने से पहले अगर मैं लोन के कुछ पार्ट का पेमेंट भी कर दूं कि 4 लाख के लोन में से मैंने 2 लाख का पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो वहां से भी फिर जिस दिन मैंने वो किस्त पे करी है वहां से भी लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, अगला है हाँ, तो यहाँ पे पिछले वाले में गलत पूछा था तो ए गलत है। ठीक है, आपको टाइम पे सूट फाइल करना होता है। अगला है, व्हेन विल अ लोन बिकम एनपीए, इंटरेस्ट एंड लोन इंस्टॉलमेंट्स ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। ये तो सही है कि 90 दिन तक अगर आप लोन नहीं चुकाते हो, कोई किस्त नहीं चुकाते हो तो वो एनपीए हो जाता है। अकाउंट इज आउट ऑफ ऑर्डर इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट। देखो, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट को जब आउट ऑफ ऑर्डर हुए 90 दिन हो जाते हैं ना, तब वो एनपीए होता है। नॉर्मली ऐसे नहीं होता कि आज आउट ऑफ ऑर्डर रहा तो एनपीए हो गया। बिल रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज इन बिल, है ना, बिल्स में तो बिल पेबल वगैरह में अगर 90 दिन से ज़्यादा का बिल ओवर ड्यू रहता है उसे भी एनपीए बोलते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ दी अबव नहीं है, ए और सी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 90 डेज के लिए आउट ऑफ ऑर्डर रहे फिर उसे एनपीए बोलते हैं। ठीक है, अगला है, डायरेक्ट एडवांसेस टू एग्रीकल्चर एंड एसएमईज, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है उसमें अंडर द स्टैंडर्ड एसेट कैटेगरी रिक्वायर्स प्रोविजन एट द रेट ऑफ। जो एग्रीकल्चर और एसएमईज को जो स्टैंडर्ड एसेट कैटेगरी के अंदर लोन्स दिए जाते हैं तो कितना प्रोविजन मेंटेन करना पड़ता है, 0.25। ये तो आपको पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कितना प्रोविजन मेंटेन करना पड़ता है स्टैंडर्ड एसेट में, यानी कि कोई एनपीए नहीं है, कोई डिले नहीं है, लेकिन फिर भी सारे लोन्स में प्रोविजन तो मेंटेन करना पड़ता ही है, तो यहाँ पे 0.25% मेंटेन करना पड़ता है। अगला है, अ सब स्टैंडर्ड एसेट इज वन विच हैज रिमेन्ड एनपीए फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल टू, तो उसे हम बोलते हैं 12 मंथ्स में सब स्टैंडर्ड एसेट हो जाता है। अगर एक एसेट को एनपीए हुए 12 महीने या उससे कम का समय हुआ है तो उसे सब स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं। ठीक है, तो ए करेक्ट आंसर है। अगला है, प्रोविजन रिक्वायर्ड ऑन एन 8 month ओल्ड सबस्टैंडर्ड एसेट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर इज -%, तो यहाँ पे होगा 25%। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक 8 महीने पुरानी सब स्टैंडर्ड एसेट है विलफुल डिफॉल्टर की, तो विलफुल डिफॉल्टर में ना एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग होती है, नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा प्रोविजनिंग होती है, तो इसलिए यहाँ पे 25% होगा। तो जो प्रोविजंस वाला पूरा टेबल होता है ना कि किस टाइप के लोन के लिए कितना प्रोविजन मेंटेन करना पड़ता है, ये आप ज़रूर इसको रेडी रखिए, ज़रूर पढ़िए। ठीक है, अगला है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के बेंच में 3 लोग होते हैं। बिल्कुल गलत, नाम से लगता है कि ट्रिब्यूनल में पता नहीं क्या होगा, ट्रिब्यूनल में सिर्फ एक आदमी होता है। ठीक है, तो ए जो है यहाँ पे बी फॉल्स, ये फॉल्स है, सॉरी फॉल्स यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि एक ही इंसान से डीआरटी बनता है, जिससे और डीआर80 के अंदर भी एपेलेट ट्रिब्यूनल में भी एक ही इंसान होता है।
आगे है फॉर द रिकवरी द रिकवरी ऑफिसर कैन अडॉप्ट द सेम मेथड्स एज अडॉप्टेड बाय द रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो रिकवरी ऑफिसर कहाँ पे होता है? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है ना, वो रिकवरी ऑफिसर को बोलता है कि यहाँ से पैसे रिकवर करने हैं, ठीक है, अपना सर्टिफिकेट इशू करता है। तो रिकवरी ऑफिसर वही वाले सारे मीन्स और मेथड यूज कर सकता है जो कि इनकम टैक्स एक्ट के ऑफिसर यूज करते हैं। तो बिल्कुल सही है, ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शंस विल कम इनटू प्ले when there exist two or more remedies, when there are inconsistencies between the remedies, when there is no choice available to the party to opt for one of them, या when all the aforesaid elements are present in a case। देखो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के अंदर आपके पास ना किसी भी प्रॉब्लम में दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो आपको चूज करना है बिटवीन वन और दी अदर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन तब आती है जब दो या दो से ज्यादा रेमेडीज अवेलेबल हों। यस, किसी भी चीज के लिए, जैसे आपको लोन के लिए बैंक को डीआरटी भी अवेलेबल है, सरफेसी भी अवेलेबल है, और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो दो या दो से ज्यादा जहां पे ऑप्शंस अवेलेबल हो वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में आपको कुछ चूज करना पड़ता है, और वो रेमेडीज इनकंसिस्टेंट है कि या तो ये चूज करो तो इसको जाने दो, अगर इसको चूज करो तो इसको जाने दो। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो दोनों में से किसी एक को चूज करके दूसरे को छोड़ सकती है कि या तो ये वाला ऑप्शन पकड़ लो लोन रिकवरी के लिए या ये वाला ऑप्शन पकड़ लो, ठीक है, दूसरे को तो छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें होती हैं तब हम बोलते हैं कि यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन एप्लीकेबल है कि दो से ज्यादा रेमेडीज अवेलेबल है, उनमें से कोई एक ही चूज करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों नहीं चूज कर सकते, दोनों आपस में इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो डी करेक्ट आंसर है। अगला है द पीरियड स्टिपुलेटेड इन सरफेसी एक्ट फॉर फाइलिंग डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट विद सेंट्रल रजिस्ट्री इज 30 डेज, ठीक है। सरफेसी एक्ट के अंडर अगर आपको सिक्योरिटी इंटरेस्ट की जो भी डिटेल्स हैं सरसाई है हमारी सेंट्रल रजिस्ट्री, 30 डेज के अंदर अंदर वहां पे रजिस्टर करना होता है। अगला है आर हायर परचेज एंड लीज कॉन्ट्रैक्ट्स कवर अंडर द सरफेसी एक्ट। तो जो हमारे हायर परचेज और लीज के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी सरफेसी एक्ट के अंडर कवर होते हैं। पैसा रिकवर करना है तो बैंक सरफेसी एक्ट की मदद ले सकता है, ओके। अगला है प्रोविजंस ऑफ द सरफेसी एक्ट आर एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? प्लेज्ड गुड्स, ओनली मॉर्टगेज प्रॉपर्टीज, सिक्योरिटीज दैट आर नॉट अदरवाइज चार्ज टू द क्रेडिटर्स, सिक्योरिटीज चार्ज टू क्रेडिटर्स एंड नॉट इन पोजेशन ऑफ द क्रेडिटर्स। देखो सरफेसी एक्ट वहां पे एप्लीकेबल होता है कि सिक्योरिटीज जो हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स ने उस पर अपना चार्ज क्रिएट किया है लेकिन वो अभी क्रेडिटर के पोजेशन में नहीं है, तो वो सरफेसी एक्ट के थ्रू अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। प्लेज्ड गुड्स पे नहीं लगता है सरफेसी एक्ट, मॉर्टगेज प्रॉपर्टीज पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगता है, और उसके बाद सिक्योरिटीज दैट आर नॉट अदरवाइज चार्ज टू क्रेडिटर्स। देखो अब यहाँ पे ना सरफेसी एक्ट सिक्योर्ड लोन पे लगता है, जहां पे अनसिक्योर्ड है, जहां पे अनसिक्योर्ड लोन दिया है वहां पे सरफेसी एक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। और यहां पे क्या बोला गया है कि ओनली मॉर्टगेज प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहली बात तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगता है मॉर्टगेज प्रॉपर्टीज पे, और कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि सिर्फ एक चीज पे सरफेसी एक्ट लगता है, जहां पे भी बैंक ने सिक्योर्ड लोन दिया है, ठीक है, तो वहां पे बैंक सरफेसी एक्ट के थ्रू अपना पैसा रिकवर कर सकता है। तो ओनली भी यहां पे गलत टर्म आ जाता है, तो सिर्फ डी यहाँ पे सही आंसर है कि जो क्रेडिटर्स को लोन दिया है और वो सिक्योर्ड है, लोन है, और अभी क्रेडिटर की पोजीशन में नहीं है चीज, तो पोजीशन में लेके अपना पैसा रिकवर करेगा। अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन होता है? जो हमारा इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड होता है ना, उसमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, पूरा इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी का जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अगर किसी को बनना है, एक तो वो IBBI के पास रजिस्टर्ड हो और एज एन IPA एनरोल हो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंट के तौर पे एनरोल्ड हो, ठीक है, एजेंसी में एनरोल्ड हो, IBBI के पास भी रजिस्टर हो और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के पास भी वो एनरोल्ड हो, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन और ये सब बातें नहीं है, पेपर होता है, पेपर क्लियर करना होता है, IBBI के पास रजिस्टर करना है और एनरोलमेंट करवानी पड़ती है, ठीक है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है टू हुम शैल द प्रोविजंस ऑफ द IBC अप्लाई? इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड कॉर्पोरेट्स के लिए भी है, LLPs के लिए भी है, पर्सनल गारंटर्स जो होते हैं कॉर्पोरेट डेटर्स के वो भी कवर होते हैं, और इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म्स भी कवर होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई कॉर्पोरेट है या LLP है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी IBC के अंडर क्या होती है?
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप फर्म्स का केस है तो वो जाता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ओके अगला है लोक अदालत आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लोक अदालत एक्ट। देखो पहली बात तो लोक अदालत एक्ट जो होता है वो नहीं होता है यहां पे कुछ भी। एक्ट का क्या नाम है, एक्ट का क्या नाम है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। लोक अदालत एक्ट के अंडर नहीं होते, कोई और एक्ट होता है। ठीक है, आप मुझे इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सा है। अगला है इन द लिमिटेशन एक्ट द डेफिनेशन ऑफ सूट डज नॉट इंक्लूड अपील और एप्लीकेशन। बिल्कुल सही है। लिमिटेशन एक्ट में जब हम बोलते हैं ना सूट फाइल कर लिया, सूट विड्रॉ कर लिया, तो सूट का जो डेफिनेशन है ना उसमें अपील और एप्लीकेशन नहीं आते हैं, तो ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ पर्सन प्रॉमिसिंग टू सेव अनदर फ्रॉम लॉस इज कॉल्ड। अब देखो, अब मान लो कि जब आप इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेते हो कार की, तो वो क्या बोलते हैं कि अगर आपको भगवान ना करे आपकी कार को कोई भी नुकसान होता है ना, तो हम आपके नुकसान की भरपाई कर देंगे। तो जो बोलता है ना कि मैं आपके नुकसान की भरपाई कर दूंगा, वो इंडेमनीफायर होता है। जिसके नुकसान की भरपाई की जाएगी वो इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर होता है। तो जो प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं तेरा नुकसान नहीं होने दूंगा, मैं तेरे नुकसान की भरपाई करूंगा, वो इंडेमनीफायर होता है। ठीक है, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अगला है विच आर द फॉलोइंग is or are true. There are three parties to a contract of indemnity: the indemnifier, the indemnity holder, the person on whose behalf the indemnity is given. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में ना दो पार्टीज होती हैं, एक इंडेमनीफायर और एक इंडेमनिटी होल्डर, बस दो ही लोग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है। इंडेमनीफाइज लाइबिलिटी ओनली अकर्स ओनली इफ द इंडेमनिटी होल्डर सफर लॉस। जब इंडेमनिटी होल्डर को लॉस होगा तभी इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी बनेगी ना, पहले तो वो पैसे नहीं देगा ना, तो सही है। जब लॉस हो जाए या लॉस होना पक्का होता है ना, तभी इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी बनती है पेमेंट करने की। Customers as a matter of right and without an indemnity can obtain duplicate of demand draft और ट्रैवल चेक। ये बिल्कुल गलत है। अगर मेरे से डिमांड ड्राफ्ट गुम जाता है, ट्रैवलर चेक गुम जाता है और मुझे उसकी कॉपी लेनी है बैंक से, तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी साइन करना पड़ेगा, इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, फिर बैंक मेरे को कॉपी देगा। तो ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट। इंडेमनिटीज, अब यहाँ पे देखो आप ना, यहाँ पे एलिमिनेशन देखो, पहला गलत है तीसरा गलत है, तो पहला गलत है तीसरा गलत है। ठीक है, तो आपको पता है कि ए भी आंसर नहीं हो सकता और सी भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे पेपर में एलिमिनेट करते रहना। इंडेमनिटीज आर रिक्वायर्ड बाय बैंक्स प्योरली एज अ फॉर्मेलिटी एंड डज नॉट सर्व एनी अदर पर्पस। बिल्कुल गलत, फॉर्मेलिटी नहीं है। ठीक है, अगर कल मैं डिमांड ड्राफ्ट बोल दूं गुम गया और बैंक से कॉपी ले लूं, है ना, तो फिर अगर कल ऐसा हो कि मैं ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट से भी पेमेंट लेने की कोशिश करूं, नकली वाले से भी पेमेंट लेने की कोशिश करूं, तो बैंक को पता लग जाएगा बैंक की इंडेमनिटी है और बैंक मेरे से लॉस रिकवरी कर पाएगा। तो ये फॉर्मेलिटी नहीं होती है, काम आता है। तो फोर्थ गलत है, तो बी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज सेकेंडरी। देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है, ये SBI बैंक है, ठीक है, मेघा ने यहाँ से लोन ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे एक वरुण नाम का पर्सन जो है वो गारंटर है कि अगर मैंने लोन नहीं चुकाया, मैंने डिफॉल्ट कर दिया, तो फिर बैंक वरुण के पास जाएगा कि भाई आपने लोन की गारंटी थी, आप पे करो। तो प्राइमरी मेरी लाइबिलिटी है, अगर मैं नहीं पे करती हूँ सेकेंडरी लाइबिलिटी वरुण यानी कि गारंटर या श्योरिटी की होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, बी करेक्ट आंसर है, ट्रू। अगला है एनीथिंग डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर इज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। आप पिछले एग्जांपल में देखिए कि मुझे SBI ने जो लोन दिया है ना, उसमें वरुण ने गारंटी दी। वरुण को क्या मिल रहा है इसमें, वरुण के लिए क्या कंसिडरेशन है, क्योंकि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है कुछ चीज के बदले में, किसी कंसिडरेशन के बदले में ही होता है ना कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वरुण के गारंटी देने की वजह से मुझे लोन मिल रहा है, यही उसके लिए कंसिडरेशन है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ए करेक्ट आंसर है। ऐसा नहीं कि मैं उसको कुछ पैसे दे रही हूँ तो उसने गारंटी दी है, मुझे उसके गारंटी की वजह से लोन मिल रहा है, दैट इज कंसिडरेशन फॉर हिम। अगला है श्योरिटी को और क्या बोलते हैं, इंडेमनीफायर, बेलर, गारंटर, बेली। गारंटर लोन की गारंटी देने वाला श्योरिटी होता है, गारंटर भी बोलते हैं उसको, तो सी करेक्ट आंसर है। अगला है लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज डैश ऑफ दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, कोएक्सटेंसिव विद प्राइमरी टू सेकेंडरी टू। जो श्योरिटी की लाइबिलिटी होती है ना,
वो को एक्सटेंसिव विद द प्रिंसिपल डेटर होती है। देखो उसकी वैसे तो सेकेंडरी लाइबिलिटी है, लेकिन को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर होती है, यानी कि अगर मैं कल लोन नहीं चुकाती हूं तो मेरी जगह जब वरुण को लोन चुकाना पड़ेगा ना, उसको एग्जैक्टली वैसा चुकाना पड़ेगा जो मुझे चुकाना था। वो ये नहीं बोल सकता कि मैं सिर्फ प्रिंसिपल दूंगा, मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा। ठीक है, जो मेरी लाइबिलिटी थी वही उसकी हो जाएगी, तो को एक्सटेंसिव लाइबिलिटी हो जाएगी उसकी। तो ए करेक्ट आंसर है। अगला है इन बैंक गारंटी द बैंक मेक पेमेंट्स ऑन being convinced that the beneficiary has incurred loss, being sued by the beneficiary, the guarantee being invoked after seeking concurrence of the debtor या merely on demand by the beneficiary। देखो बैंक गारंटी के केस में होता है कि अगर बैंक ने गारंटी दी है, बैंक गारंटी में जब बैंक हमारे लिए गारंटी देता है, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, वहां पे या तो सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा या गारंटी लाके देनी पड़ेगी। तो मैंने बैंक को बोल दिया कि भाई तुम मेरे बिहाफ पे गारंटी दे दो, तो जब भी उस गारंटी का जो बेनिफिशियरी होगा, जब वो सही प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली डिमांड करेगा तो बैंक को गारंटी का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डी करेक्ट आंसर है। अगला है इन केस द कंपनी ऑन हुज बिहाफ द इन्वोक्ड बैंक गारंटी वाज इशूड इज इन लिक्विडेशन। अगर एक कंपनी के बिहाफ पे बैंक ने गारंटी दे रखी थी, अब कंपनी ही लिक्विडेशन में चलेगी तो क्या होगा? बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा टू द लिक्विडेटर एंड नॉट द बेनिफिशियरी, मस्ट डिपॉजिट द अमाउंट इन द कोर्ट टू अवॉइड एनी कंट्रोवर्सी, मस्ट पे द बेनिफिशियरी, नीड नॉट पे सिंस द बैंक गारंटी लैप्सेस ऑन द एप्लीकेंट कंपनी बीइंग लिक्विडेटेड। ये तो गलत है, कंपनी लिक्विडेशन में चलेगी कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बेनिफिशियरी है उसको गारंटी का अमाउंट पे किया जाएगा। बैंक ये नहीं बोल सकता कि मैं लिक्विडेटर को पे करूंगा या मैं पे नहीं करूंगा, जिसके बिहाफ पे गारंटी दी थी वो तो जी लिक्विडेशन होगी उसकी, नहीं, बेनिफिशियरी को पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी बैंक को, अगर बैंक ने गारंटी दे रखी है। अगला है द पर्सन इन हुज फेवर अ बैंक गारंटी इज इशूड इज कॉल्ड, जिसके बिहाफ पे बैंक गारंटी देता है उसे बेनिफिशियरी बोला जाता है, जिसके फेवर में, नॉट बिहाफ पे, सॉरी, जिसके फेवर में। मान लो कि ये कंपनी है, ठीक है, और ये है गवर्नमेंट। कंपनी को सरकार बोल रही है कि तेरे को अगर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ना तो तू मुझे बैंक से गारंटी ला के दे दे कि अगर कल तू गड़बड़ करेगा तो बैंक भरपाई करेगा, है ना, बैंक गारंटी देगा। बैंक गारंटी देगा कि भाई, आप गवर्नमेंट को बोलेगा कि भाई आप इस बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, हम गारंटी लेते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपको पूरा करके देगा, नहीं पूरा करके देगा तो हम इतना आपको पैसा पे करेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट कौन है? बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के फेवर में वो गारंटी होगी, कंपनी के बिहाफ पे गवर्नमेंट के फेवर में जो गारंटी दी जाएगी, गवर्नमेंट बेनिफिशियरी है। बेनिफिट किसको मिल रहा है गारंटी का? गवर्नमेंट को। ठीक है, तो उसे बेनिफिशियरी बोला जाएगा। लेटर ऑफ क्रेडिट इज ओपनड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इशूइंग बैंक, एप्लीकेंट, बेनिफिशियरी, कंफर्मिंग बैंक। तो एप्लीकेंट। ठीक है, देखो अगर मान लो ये जियो कंपनी है, जियो कंपनी को टेस्ला के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना है कि भाई तू मेरे को 500 करोड़ का सामान भेज दे। टेस्ला बोलेगा कि मैं क्यों दूं, मुझे क्या पता तू बाद में सामान मिलने के बाद पेमेंट करे ना करे, है ना, तेरे पास है नहीं है पैसे। तो जियो अपने बैंक के पास जाएगा और उसे एप्लीकेशन देगा कि तुम मेरे बिहाफ पे एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दो, जिसमें ये लिख दो कि भाई जियो कंपनी जरूर पे करेगी। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में तो ये बहुत काम आता है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट किसके कहने पे इशू होता है? एप्लीकेंट के कहने पे इशू होता है। इशू करता कौन है? इशूइंग बैंक इशू करता है। तो जियो का जो बैंक होगा, मान लो एसबीआई है, एसबीआई को बोला जाएगा इशूइंग बैंक, जियो क्या है? एप्लीकेंट है, और इसका बेनिफिशियरी कौन है? टेस्ला इसका बेनिफिशियरी है। ठीक है, आगे है द एलसी इशूइंग बैंक इज ऑल्सो कॉल्ड। देखो अब पिछले एग्जाम्पल में ना जियो ने टेस्ला से सामान मंगवाना था, तो जियो क्या है? इंपोर्टर है। तो जो इंपोर्टर का बैंक होता है ना, वही होता है इशूइंग बैंक। ठीक है, तो वही होता है इंपोर्टर का बैंक या ओपनिंग बैंक। जो एडवाइजिंग बैंक होता है ना, ये तो सामने वाली पार्टी का होगा, टेस्ला का। ठीक है, तो इंपोर्टर का जो बैंक होगा, ओपनिंग बैंक होगा, वो एलसी इशू करता है इनिशियली। अगला है एडवाइजिंग बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब टेस्ला की साइड पे एडवाइजिंग बैंक होगा, जो ये बताएगा टेस्ला को, सेलर को, कि भाई लेटर ऑफ क्रेडिट सही है नहीं है, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मैच होते हैं कि नहीं होते हैं। एडवाइजिंग बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म द इशूइंग बैंक एज टू होम टू इशू द लेटर ऑफ क्रेडिट, ऐसा कुछ नहीं होता। टू एडवाइज द बायर टू डिस्पैच द डॉक्यूमेंट्स, नहीं।
जो एडवाइजरी बैंक होता है ना वो सेलर के साइड पे होता है, वो सेलर को बोलता है कि भाई लेटर ऑफ क्रेडिट आ गया, सामने वाले के बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट आ गया, सही है, तू अब सामान भेज सकता है। ठीक है, तो सी करेक्ट आंसर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इट इन अ डेफर्ड पेमेंट गारंटी द गारंटी इज टू इंश्योर डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये गलत है। देखो मान लो कि टाटा ने सामान मंगाया 500 करोड़ का टेस्ला से, ठीक है। अब टाटा ने बोला कि देखो 100 करोड़ तो मैं अभी पे कर देता हूं, बाकी का जो 400 करोड़ है मैं 100 करोड़ की 4 किश्तें लगा के तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, यानी कि वो पेमेंट को डेफर कर रहा है। अब टेस्ला बोलता कि क्या गारंटी कि तुम मुझे चारों पेमेंट्स करोगे, तो टाटा का जो बैंक है वो गारंटी दे देगा, इस डेफर्ड पेमेंट की गारंटी दे देगा कि भाई टेंशन ना लो, ये तुम्हें सारी किश्तें आएंगी, नहीं आई तो मैं पे कर दूंगा। ठीक है, अब बैंक की गारंटी क्या है, पेमेंट करवाने की। अब कल गुड्स कैसी क्वालिटी के आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उससे बैंक को फर्क नहीं है। बैंक ने पेमेंट की गारंटी दी है, बैंक को उसके मतलब है। गुड्स कैसे आए, कहाँ आए, उससे बैंक को मतलब नहीं है। तो डेफर्ड पेमेंट गारंटी में डिलीवरी ऑफ गुड्स से बैंक को लेना देना नहीं होगा, जो गारंटी देता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और यहां पे पूछा है कि फॉल्स कौन सी है, तो पहली तो फॉल्स है, तो पहला तो आना ही चाहिए आंसर में, यानी कि बी नहीं हो सकता आंसर। A deferred payment guarantee is mostly based on primary contract between the buyer and the seller। तो देखो ऐसा जो है जो डेफर्ड पेमेंट गारंटी होता है वो किसके बेसिस पे होता है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बिटवीन टाटा एंड टेस्ला। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आगे एक डेफर्ड पेमेंट गारंटी दी गई है। ठीक है, तो ये सही है। यहाँ पे तो फॉल्स पूछा है, तो यहाँ पे सेकंड जहां पे वो भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, डेफर्ड पेमेंट गारंटी डिफरेंस फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ गारंटीज इशूड बाय बैंक्स एज रिगार्ड्स पेमेंट लाइबिलिटी ऑफ द बैंक ऑन इन्वोकेशन। देखो जो ये गलत है, डेफर्ड पेमेंट गारंटी जो है इसमें बाकी गारंटीज में डिफरेंट नहीं है इन्वोकेशन को लेके। जब इन्वोक होती है बैंक को पेमेंट करना ही पड़ता है, बैंक की लाइबिलिटी रहती ही है। जब बेनिफिशियरी इन्वोक करेगा नॉर्मल गारंटी चाहे डेफर्ड पेमेंट गारंटी, बैंक को पे करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बाकी गारंटी से इस मामले में डिफरेंट नहीं है, लाइबिलिटी बैंक की रहती है। इन अ डेफर्ड पेमेंट गारंटी द बैंक्स लाइबिलिटी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली इफ ऑल द इंस्टॉलमेंट्स आर नॉट पेड एंड नॉट ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ एनी वन इंस्टॉलमेंट। अब देखो टाटा ने क्या बोला था कि 4 पेमेंट में तुम्हें मैं कर दूंगा, 4 किश्तों में, तो सारी किश्तों पर डिफॉल्ट हो तब नहीं, पहली किश्त में भी डिफॉल्ट होने पे टेस्ला बोल सकता है बैंक को कि भाई तुमने डेफर्ड पेमेंट गारंटी दी थी, अब मेरे को पेमेंट करो। तो एक पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सारी ही किस्तें जब डिफॉल्ट होगा तब डेफर्ड पेमेंट गारंटी इन्वोक होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी गलत है, फोर्थ भी गलत है, तो फर्स्ट भी गलत है, थर्ड भी गलत है, फोर्थ भी गलत है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अ थर्ड पार्टी मोस्टली बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गारंटी द पेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स। ये डेफर्ड पेमेंट गारंटी की बात हो रही है। ठीक है, दिस गारंटी ज्यादातर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही गारंटर बनते हैं, तो सही है। दिस गारंटी इंश्योर्स टाइमली पेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स। अब सेलर को तसल्ली हो जाती है कि मेरे को तो पेमेंट आई जाएगी, चाहे सामने वाला करे चाहे बैंक करे। ठीक है, तो उसको तो मिल ही जाएगा पैसा, सही है। To understand better the deferred payment guarantee, it is necessary to understand how a payment is made in deferred payment contract and how the same is guaranteed by the bank. Obviously, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए कि डेफर्ड पेमेंट क्या होता है, कब इवोक हो सकता है। ठीक है, गारंटी तो पता होना चाहिए ऑब्वियसली। तो डी जो है ऑल ऑफ दी अबव जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज बिल ऑफ एक्सचेंज मीन्स एन अनकंडीशनल व्हाट। तो देखो बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है कि मान लो कि वरुण को मैंने सामान बेचा 2 लाख रुपए का, तो वरुण ने बोला कि मैम अभी तो नहीं है मेरे पास पैसे, मैं आपको 30 डेज बाद पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, मैं बोलूँगी ठीक है, मैं क्या करूँगी, मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाऊंगी जिसमें मैं वरुण को एक रिटर्न ऑर्डर भेजूंगी कि तुमने मेरे को इतने दिन बाद पे करना है। तो वरुण उस पे एक्नॉलेजमेंट पर भेज देगा कि यस, साइन करके बोल देगा कि मैं पेमेंट कर दूंगा। तो मैं कौन हूँ, इसकी बिल ऑफ एक्सचेंज की ड्रॉर, और वरुण जिसने एक्सेप्ट किया है वो कौन है, ड्रॉई। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर होता है जो ड्रॉई देता है, ड्रॉर देता है ड्रॉई को कि तुमने पेमेंट करना है। तो मैं ड्रॉर हूं, मैंने ड्रॉई को ऑर्डर दिया कि भाई तुमने पेमेंट करना है। तो ऑर्डर बाय द ड्रॉर टू पे द मनी, तो मैंने
वरुण को ऑर्डर दिया ना कि तुमने पे करना है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे होता है सामने वाले को कि तू भाई मेरे को पे करेगा, ठीक है, और सामने वाला एक्सेप्ट भी करता है साइन करके। अगला है द मेकर ऑफ द बिल को क्या बोलते हैं, ड्रॉर बोलते हैं। जिसने बिल बनाया है वो ड्रॉर है, जिस पे बिल बनाया गया है वो ड्रॉई है, ठीक है। और हो सकता है कि मान लो वो बिल मेरा है, मैंने वो बिल एंडोर्स करके किसी और को दे दिया, तो जिसको दिया वो एंडोर्सी हो जाएगा, मैं एंडोर्सर हो जाऊंगी, ठीक है। मेरा हक है ना वरुण से पैसे लेने का 2 लाख रुपए, तो वो मैं अपना हक किसी और को भी ट्रांसफर कर सकती हूँ, बिल की ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर कर सकती हूँ एंडोर्समेंट करके, ठीक है। अगला है बिल परचेज फैसिलिटी इज ग्रांटेड इन द केस ऑफ, तो जो आपकी डिमांड बिल्स होते हैं ना, डिमांड बिल्स में क्या होता है कि ऑन डिमांड पेमेंट होती है, कि जब आपने सामने वाले के सामने डिमांड रख दी कि ये मैं डिमांड कर रहा हूँ कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, तो वो डिमांड बिल्स हैं, ठीक है। तो डिमांड बिल्स में कोई एक पर्टिकुलर टेन्योर नहीं होता है, ऑन डिमांड पेमेंट होती है, तो डिमांड बिल्स के अंदर बिल परचेज का फैसिलिटी रहता है, ठीक है। उसके बाद ओनरशिप ऑफ गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी ऑफ राइट टू मनी, ऑब्लिगेशन टू पे, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आप किसी को गुड्स के ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहते हो तो उसको टाइटल ऑफ गुड्स दे के, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स दे के ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो, तो सी करेक्ट आंसर है। अगला है वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू with respect to credit cards. The card issuing banks would not be responsible for fulfillment of KYC requirements where agents solicit business. देखो, अगर एक बैंक है वो क्रेडिट कार्ड इशू करता है, वो अपने एजेंट्स के थ्रू क्रेडिट कार्ड बिकवा रहा है, तो भी केवाईसी करने की जिम्मेदारी बैंक की है, तो ये गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, ठीक है। While issuing cards, the terms and conditions for issue and usage of credit card should be mentioned in clear and simple language. Obviously, cards issuers should quote annualized percentage rates on card products. कार्ड प्रोडक्ट पे एक APR रेट होता है, वो भी क्लियरली बताना चाहिए पहली। एंड द कार्ड इशूअर शुड नॉट यूनिलेटरली अपग्रेड क्रेडिट कार्ड एंड एनहांस लिमिट्स। मेरा क्रेडिट कार्ड मुझसे बिना पूछे मेरा बैंक उसकी लिमिट बढ़ा नहीं सकता, अपग्रेड नहीं कर सकता, ठीक है। तो नॉट ट्रू कौन सी थी, ए वाली नॉट ट्रू थी। आगे बढ़ते हैं। इफ द गाइडेंस ऑफ RBI in the matters of credit cards are violated, it can levy penalty on the violating bank under the Banking Regulation Act. तो क्रेडिट कार्ड्स को लेके RBI ने जो पेनल्टी, जो भी रूल्स बनाए हैं, गाइडलाइंस बनाए हैं, अगर उसे बैंक फॉलो नहीं करता तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर पेनल्टी लगती है, ओके। अगला है when banks give home loans, the nature of charge created is mortgage. इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो नेचर ऑफ चार्ज क्रिएट होता है जब चीज गिरवी रखी जाती है तो वो मॉर्टगेज होता है। अगला है हाउसिंग लोन्स ग्रांटेड टू इंडिविजुअल्स अप टू रुपीज डैश फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स विद पॉपुलेशन अबव 10 लाख आर ट्रीटेड एज प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस। तो मेट्रोपॉलिटन सेंटर में अगर आपको घर बनाना है और अगर 35 लाख तक का लोन है, ठीक है, तो फिर वो प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस की कैटेगरी में फॉल होता है। अगला है एजुकेशन लोन ग्रांटेड टू इंडिविजुअल्स फॉर एजुकेशनल पर्पस अप टू डैश फॉर स्टडीज इन इंडिया विल बी क्लासिफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर। तो 25 लाख तक का एजुकेशन लोन जो है अगर आप लेते हो तो वो बैंक के लिए प्रायोरिटी सेक्टर में फॉल करेगा। पहले 20 लाख लिमिट होती थी, अभी 25 हो गई है, तो डी करेक्ट आंसर है। अगला है द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू एनलार्ज क्रेडिट to the priority sector and ensure that priority sector advances constitute 40% of A and B C adjusted net bank credit. तो 40% का होता है ना टारगेट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर का, तो बी करेक्ट आंसर है। अगला है किसान क्रेडिट कार्ड फार्मर्स को इशू होते हैं टू विड्रॉ मनी फ्रॉम ATM, टू परचेज फार्म इक्विपमेंट, टू परचेज एग्रीकल्चरल implement on credit from dealers, या फिर to meet their cultivation needs, non-farm requirements including purchase of inputs, other short-term requirements and working capital requirements for allied activities. तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर है। किसान क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है कि तुम्हारी भाई कोई कल्टिवेशन की नीड्स हैं, नॉन फार्म रिक्वायरमेंट है, कोई इनपुट खरीदने हैं, ठीक है, कोई वर्किंग कैपिटल का फार्मिंग के लिए पैसा चाहिए, तो तुम किसान क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, डी करेक्ट आंसर है। अगला है अंडर द फार्म मैकेनाइजेशन स्कीम, किस चीज के लिए लोन दिया जाता है, वो दिया जाता है मैकेनाइजेशन है ना, तो फार्म के लिए इक्विपमेंट परचेज करने के लिए फार्म मैकेनाइजेशन स्कीम के अंडर किसान लोन ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर क्रॉप लोन्स इज डिसाइडेड बाय, देखो जब भी ना किसान क्रेडिट कार्ड इशू होता है तो उसकी लिमिट डिसाइड होती है, तो उसके लिए ना सबसे पहले एक ना स्केल ऑफ फाइनेंस होता है हर क्रॉप के लिए ना, पर
हेक्टेयर के हिसाब से स्केल ऑफ फाइनेंस कुछ अमाउंट डिसाइड होता है। ये अमाउंट कौन डिसाइड करता है? जिसके बेसिस पे फिर किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बनती है। हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी होती है, वो स्केल ऑफ फाइनेंस क्रॉप लोन्स के लिए डिसाइड करते हैं। इन ब्रॉयलर ऑपरेशन अंडर पोल्ट्री फार्मिंग हाउ मेनी डेज ओल्ड चिक्स आर ग्रोन? तो एक दिन से लेके जो है चिक्स को ग्रो किया जाता है। तो ब्रॉयलर ऑपरेशंस में क्या होता है कि छोटे छोटे जो चिक्स होते हैं, ये चिकन के जो बच्चे होते हैं, उनको ग्रो किया जाता है। वहाँ पे 6 to 7 वीक्स के हो जाते हैं, फिर उन्हें मार के चिकन के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक दिन के उससे लेके 0 to 1 डे के जो होते हैं उनको वहाँ पे जो है ग्रो करके फिर आगे बेचने के लिए कि चिकन के लिए, तो वो बी 1 डे के एक दिन के भी पैदा होने से उनको रेडी किया जाता है जस्ट फॉर दिस पर्पस कंजम्पशन। अगला है बैंक्स कैन एक्सटेंड डैश टू एनबीएफसीज। बैंक देखो एनबीएफसीज को वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी भी दे सकते हैं, टर्म लोन भी दे सकते हैं, गारंटी भी दे सकते, बैंक गारंटी फॉर ऑब्टेनिंग डिपॉजिट। तो वो नहीं होता है। अगर एक एनबीएफसी को वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी चाहिए, टर्म लोन चाहिए, तो वो एनबीएफसी को बैंक दे सकते हैं। ठीक है, डिपॉजिट्स के लिए कोई गारंटी है वो बैंक्स नहीं दे रहे हैं। जो ये गारंटीज वाला पॉइंट है ये तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो डी करेक्ट आंसर हो चुका है यहाँ पे। ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसीज डैश इज नॉट एग्जम्प्टेड फ्रॉम रजिस्टरिंग विद आरबीआई एज एनबीएफसी। तो एनबीएफसीज को ना आरबीआई के पास खुद का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। कुछ को एग्जम्पशन है, ये कह रहे किसको एग्जम्पशन नहीं है। देखो म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज को, चिट फंड कंपनीज और निधि कंपनीज को एग्जम्पशन है क्योंकि ये किसी और एक्ट के अंडर रजिस्टर हो जाते हैं, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को एग्जम्पशन नहीं है, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है एनबीएफसीज को। अगला है बैंक्स कैन फाइनेंस एनबीएफसीज फॉर फाइनेंसिंग इंडिविजुअल टू सब्सक्राइब फॉर आईपीओ। नहीं, अगर मुझे आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए एनबीएफसी से लोन चाहिए, एनबीएफसी दे देगा, लेकिन इस लोन की रीफाइनेंसिंग या इसके लिए पैसा क्या एनबीएफसी बैंक से ले सकता है? नहीं। बैंक से मैं डायरेक्टली आईपीओ के लिए लोन ले लूं अलग बात है, लेकिन मैं एनबीएफसी से लूं, एनबीएफसी वो पैसा बैंक से ले, ये अलाउड नहीं है। अनसिक्योर्ड लोन टू अ कॉर्पोरेट, अगर एक एनबीएफसी ने कंपनी को लोन देना है अनसिक्योर्ड, तो उसके लिए क्या फाइनेंसिंग वो बैंक से करवा सकता है? नहीं। फाइनेंसिंग सेकेंड हैंड एसेट्स, इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, तो सेकेंड हैंड एसेट्स की फाइनेंसिंग करता है एनबीएफसी, तो वो बैंक से लोन ले सकता है। बाकी सारी चीजों के लिए बैंक एनबीएफसी को लोन नहीं देगा। ठीक है, अ माइक्रो एंटरप्राइज इज वन वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। ठीक है, तो यहां पे सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा ना हो, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ से ज्यादा ना हो। नेक्स्ट इज अ मीडियम एंटरप्राइज इज वन वेयर द इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़। ठीक है, तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम होता है, तो मीडियम एंटरप्राइज में जहां पे इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज्यादा की नहीं होती है इन प्लांट एंड मशीनरी, उसे मीडियम एंटरप्राइज बोलते हैं। विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ अ कंप्लीट पेपर्स बाय द बोरोवर अ लोन एप्लीकेशन ऑफ 25,000 इज टू बी प्रोसेस्ड एज पर द गाइडलाइंस इन फोर्स। तो 4 बिजनेस डेज के अंदर अगर उसने पूरे प्रॉपर पेपर जमा करा दिए और 25,000 तक के लोन है, तो फिर 4 डेज के अंदर अंदर, बिजनेस डेज के अंदर अंदर लोन प्रोसेस हो जाना चाहिए। ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन रिप्लेस किसको करता है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को रिप्लेस करने के बाद आया था। ठीक है, तो डी करेक्ट आंसर है। अगला है अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ए विमेन एसएचजीज इज एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन अ लोन अप टू 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपीज तक के इंटरेस्ट सबवेंशन हो जाता है ऑन लोन अप टू मैक्सिमम 3 लाख रुपीज, तो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन विमेन एसएचजीज को। अगला है अंडर द एसईपीजी ऑफ नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन अ बैंक विल सैंक्शन मैक्सिमम लोन ऑफ ₹2 lakh per individual and a maximum of 10 lakh for the group whichever is lower। ठीक है, तो जो हमारा एसईपीजी प्रोग्राम है एनयूएलएम के अंदर, बैंक मैक्सिमम 2 लाख का लोन देता है इंडिविजुअल को और ग्रुप को 10 लाख का, तो ए करेक्ट आंसर है। अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना द लिमिट ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज 10,000 रुपीज तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है अवेलेबल टू 1 मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड, तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स रजिस्टर्स इज नॉट कंपल्सरी फॉर एसएचजीज? मिनट्स बुक, सेविंग्स एंड लोन रजिस्टर, विजिटर बुक, मेंबर पासबुक। तो बाकी सब कुछ तो एसएचजीज को मेंटेन करना, ये विजिटर बुक जैसा कुछ नहीं है, तो सी करेक्ट आंसर है कि ये नहीं मेंटेन करना। डी है बैंक लेंडिंग को एसएचजी कैन यूजुअली बी मैक्सिमम इन द रेशियो ऑफ 1:4, कि बैंक
में अगर एसएचजी की सेविंग्स है 1 तो अप टू 4 टाइम्स उसका लोन एसएचजी को मिल सकता है। तो 1:4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा हो। ज़्यादा हमने डिटेल नहीं करा है क्योंकि यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन एग्जैक्टली अगर आ जाए तो आप इनको आंसर कर पाएंगे। बाकी अगर आप अच्छे से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो edutop.in पे जाइए। JIB कोर्सेज में आपको नज़र आएंगे हमारे जो कोर्सेज है, जिसमें सबसे पहले अभी लाइव क्रैश कोर्स जो है बैच 4 लॉन्च हो चुका है, और उसके बाद आप हमारे ना मास्टर कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट मास्टर कोर्स है जिसमें जो वीडियोस हैं वो पार्ट्स में डिवाइडेड रहती हैं। ठीक है, तो आपका 1 घंटे का वीडियो की बजाय आप अगर 20-20 मिनट की वीडियो देखेंगे, आपको साइकोलॉजिकली भी प्रेशर नहीं फील होगा और आपका धीरे धीरे जब भी टाइम मिले आप वीडियोस के थ्रू इसे कवर कर सकते हैं, और एग्जाम से जस्ट पहले आपको लाइव क्लासेस का एक्सेस भी मिलेगा। इसके अलावा इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मास्टर कोर्स जो है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो मास्टर कोर्सेज में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस मिल रही हैं, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको मिलता है। आप कोर्स लेने से पहले ट्रायल लेना चाहते हैं तो ट्रायल कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। पढ़ाई कर ली है, सिर्फ आपको मॉक टेस्ट देने हैं, प्रैक्टिस करना है, तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं। और जब तक ये वीडियो प्रीमियर होगा आपको लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 भी वेबसाइट पे नजर आना शुरू हो जाएगा, जहां पे आपको टोटल 60 क्लासेस में आपका सिलेबस जो है मेजर कवर किया जाएगा। तो आपका अप्रैल 10th तक वो बैच खत्म भी हो जाएगा। 26 फरवरी से क्लासेस होंगी, 10th अप्रैल तक आपका बैच खत्म भी हो जाएगा। अगर आप लाइव क्लास मिस कर दो आप रिकॉर्डेड वर्जन भी देख पाओगे। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बाकी और भी कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। ये ईमेल आईडी है hello@edutap.co.in, इस पे मेल कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है 8146207241, इस पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।